प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। और आज बाहर के मार्केट्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना, लाइक कल यूएस का मार्केट या फिर आज भी एशियन मार्केट्स या यूरोपियन मार्केट्स, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि भाई लगातार इतना अच्छा परफॉर्मेंस, तो क्या आने वाले समय में यहाँ में गिरावट आ सकता है, और अगर वो गिरावट आएगा तो वो किन कारणों से आएगा। तो इस वीडियो में आपको 3 रीजंस देने जा रहा हूँ जिसके कारण आने वाले समय में स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। और साथ ही जेंसोल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप लोग के क्वेरीज आए थे ना कि क्या हमें इस तरह के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें ज़रूर लेना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एज ऑलवेज, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं और इंडियन मार्केट से स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस देखिए, लार्ज कैप अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत ऊपर है, लेकिन हाँ मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा है आज। तो लार्ज कैप देखिए, कल तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था ना, तो कल बैंकिंग और आईटी दोनों का बहुत अच्छा रिटर्न आया था, इसीलिए लार्ज कैप्स में बहुत ज़्यादा तेजी कल देखने को मिला था। लेकिन आज आईटी के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। बैंकिंग तो आज भी अच्छा कर रहा है एज एक्सपेक्टेड, कल तो हमने इस पर डिस्कशन भी किया था। लेकिन हाँ आईटी थोड़ा डाउन है, इसीलिए लार्ज कैप्स में उतना तेज़ी देखने को नहीं मिल रहा है। और एफएमसीजी कल ना, सेक्टर्स को अगर आप देखते, थीम्स को देखते, तो सिर्फ एफएमसीजी में ही थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा था, लेकिन आज एफएमसीजी का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। तो ओवरऑल इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस ठीक है। तो हाँ, कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ऑफ कोर्स आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद वर्ल्ड मार्केट्स को देख लेते हैं कि भाई ठीक है, इंडियन मार्केट अच्छा कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि वर्ल्ड के दूसरे मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं उसका ही कुछ पॉजिटिव असर पड़ा है, या फिर स्टैंड अलोन बेसिस पे इंडियन मार्केट अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स यूएस मार्केट से ही स्टार्ट करेंगे। बहुत ख़राब हालात ना, बुरी तरह से यूएस मार्केट्स गिरे थे। तो क्यों गिरे थे, ऑफ कोर्स इसको हम डिटेल में आगे जानेंगे। उसके बाद एशियन मार्केट्स देख लेते हैं, तो यहाँ भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस है नहीं, या तो डाउन है या मोस्टली फ्लैट है। यूरोपियन मार्केट्स ना, मतलब ईस्टर का छुट्टी था इसीलिए अच्छा खासा बंद था उधर, अब जाकर खुला है, लेकिन अगेन कोई खास परफॉर्मेंस यहाँ भी देखने को नहीं मिल रहा है, मोस्टली आपको नेगेटिव ही लग रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में तो कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट डेटा जो कि हमेशा हम डिस्कस करते हैं, बॉन्ड्स देखिए 4.4%, हाँ, और ऑफ कोर्स ये यूएस के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और क्यों हो रहा है, ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट जो बुरी तरह से गिरा, और जो बॉन्ड यील्ड यूएस का 10 ईयर ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, दोनों एक कारण ही है मोस्टली, उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ऑयल देख लेते हैं, तो ऑयल भी थोड़ा ऊपर गया है 67 के आसपास, बट हमारे लिए तो बहुत कंफर्टेबल है, 70 के नीचे है। यूएस और ईरान का न्यूक्लियर टॉक भी चल रहा है, तो अगर वहाँ कोई पॉजिटिव आउटकम होता है ना, तो आप देखेंगे क्रूड अगेन गिरेगा, अच्छे खासे तेज़ी से गिरेगा। तो यहाँ तो अच्छा न्यूज़ है। उसके बाद डॉलर देख लेते हैं, डॉलर वही 98 के आसपास। देखिए बहुत सरप्राइजिंग है, कल मैंने ये डिस्कस नहीं किया, थोड़ा मैं इस पर ब्रीफ कर दूँ। देखिए डॉलर 98 के आसपास है, पूरे वर्ल्ड के लिए भी अच्छा है, यूएस के लिए भी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट इससे कॉम्पिटिटिव बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव है, हर एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है कि देखिए वर्ल्ड में जब भी आप देखेंगे ना प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो यूएस का डॉलर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इवन यूएस में भी प्रॉब्लम आएगा तब भी आप देखेंगे कि यूएस डॉलर जो है कभी कभी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है यूएस को, यूएस डॉलर को। तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली प्रॉब्लम तो अभी चल रहा है, लेकिन ये नीचे है, तो मतलब एक तरह से हिंट दे रहा है कि क्या यूएस डॉलर का जो डोमिनेंस है वर्ल्ड में, क्या उस पर कोई असर पड़ रहा है, क्या वो डोमिनेंस कम हो रहा है या फिर कम होने वाला है। ये एक सिग्नल दे रहा है आने वाले, ये तो कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ ना कि आने वाले समय में ऑफ कोर्स यूएस का जो डोमिनेंस है वो कमेगा। लेकिन हाँ, ट्रम्प जिस तरह की पॉलिसीज़ ला रहे हैं उससे लग रहा है कि वो समय थोड़ा जल्दी ना आ जाए। तो ये आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद इंडिया का भी थोड़ा डिटेल्स चेक कर लेते हैं ना, मतलब इंडिया का देखिए, अगर आप 10 ईयर देखेंगे तो 6.3, मतलब ये 6.5 था ना, इस मंथ के शुरू में भी अगर आप देखते हैं तो अबाउट 6.52 के आसपास था, बहुत जल्दी गिरा है।
और जिस तरह से आरबीआई रेट कट कर रहा है और भी तेज़ी से नीचे आएगा। ऑफ कोर्स ये आने वाले महीनों में 6% से भी नीचे आएगा, ऑफ कोर्स इमीडिएटली नहीं, आने वाले महीनों में। इसीलिए ना जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले डेट फंड्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी आप जाकर देखें, अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी आ रहे होंगे और आने वाले समय में उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट इसी तरह से कट होता रहा इंडिया में तो रिटर्न्स और भी बढ़कर आएंगे। उसके बाद यूएस का, अगेन यूएस का जो डॉलर गिर रहा है उसका पॉजिटिव असर हमारे रुपी डॉलर पे भी पड़ रहा है। 85 के आसपास आ गया है और ऐसा लगता है कि जल्दी ही 85 से नीचे भी आएगा, 84 के रेंज में आएगा। तो अगेन रुपी पहले के मुकाबले काफ़ी राहत मिला है ना, उधर तो कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। उसके बाद कुछ और डिटेल चेक कर लेते हैं। गोल्ड, हाँ गोल्ड का तो मतलब नो स्टॉपेज, हाँ ऑलमोस्ट $3,500 पर ऑन्स। मतलब क्या हो गया है गोल्ड को। वर्ल्ड में सही बात है कुछ प्रॉब्लम्स तो चल रहे हैं, उसका पॉजिटिव असर मिल रहा है, प्लस डॉलर वीक हो रहा है ना, तो उसका भी पैसा है कि भाई अब कहाँ सेफ हेवन क्या है। सेफ हेवन माना जाता है डॉलर माना जाता है और गोल्ड को माना जाता है। तो यहाँ पे डॉलर में तो वीकनेस आ गया तो सेफ हेवन बचा क्या, गोल्ड बच रहा है, ठीक है। और प्लस वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा एक्सपोजर अब यूएस में लेना नहीं चाहते हैं बिकॉज ऑफ ट्रम्प पॉलिसीज़, तो वो पैसा भी गोल्ड में जा रहा है। तो इसीलिए गोल्ड तो मतलब नो स्टॉपिंग, लगातार डेली बेसिस पे रिकॉर्ड बना रहा है। और जिस तरह का माहौल है अभी नियर फ्यूचर में तो लगता है शायद और भी ऊपर चला जाए, बट हाँ यहाँ पे डर है, रिटर्न बहुत ज़्यादा है, ये मेंटली हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड में जा रहा है वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिल्वर में ऑफकोर्स पहले से थोड़ा बहुत तेज़ी आया है, लेकिन गोल्ड के मुकाबले सिल्वर तो डाउन है, उस तरह का तेज़ी यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। नाउ हम जान लेते हैं उन रीजंस के बारे में जिसके कारण नियर फ्यूचर में इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम आ सकता है। उससे पहले इंडसइंड बैंक को भी कवर कर देता हूँ ना, आप लोग को क्वेरीज आए। देखिए इंडसइंड बैंक में तो प्रॉब्लम लगातार चल रहा है। पहले तो ये डेरिवेटिव का प्रॉब्लम आया था, उसमें ऑडिट हुआ। अब उस ऑडिट में पता चला कि उनके जो माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो उसमें प्रॉब्लम है, 600 करोड़ का प्रॉब्लम है। इसीलिए आज इंडसइंड बैंक का स्टॉक्स देखेंगे ना तो गिरा है, बुरी तरह से गिरा। वहाँ पे ऑडिट चल रहा है कि भाई इसका जो माइक्रो फाइनेंस का जो पोर्टफोलियो है उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसका प्रॉब्लम तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर है। तो नाउ 3 रीजंस स्टॉक मार्केट में प्रेशर। देखिए नंबर 1 रीज़न जो कि आप हमेशा याद रखें, लाइफ लॉन्ग याद रखें अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में, और वो रीज़न है कि वो रीज़न किसी को भी पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? कि हमें फ्यूचर नहीं पता ना, कल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर 1 रीज़न हो सकता है स्टॉक मार्केट के नियर फ्यूचर में गिरने का वो रीज़न जिसके बारे में किसी को पता नहीं, अननोन है, जो कि फ्यूचर में शायद हमें पता चले अगर वो होगा तो, ठीक है। मान लीजिए कल सुबह उठे यूएस में कुछ हो गया, ठीक है, जिसके बारे में हमें फिलहाल बिल्कुल जानकारी है, इंडिया में ही कुछ हो गया, वर्ल्ड में कहीं कुछ हो गया, ऐसा हो सकता है ना। तो ये रीज़न हमेशा बना रहेगा, इसीलिए स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाता है। तो ये आप हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण कुछ समय तक की स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम आ सकता है। और उसी तरह से अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आया तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से है, नेगेटिव आया तो गिरेगा, पॉजिटिव आया तो ऊपर जाएगा। अब जैसे टैरिफ पे ना अचानक वापस ले लिया उन्होंने कि चलो 90 डेज़ तक नहीं लगाएंगे, स्टॉक मार्केट बिल्कुल ऊपर जाने लगा। उसी तरह से ट्रंप कुछ और बोल देते हैं, नेगेटिव बोल देते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम आ सकता है। तो एक ये रीज़न तो लाइफ लॉन्ग याद रखना है आपको, ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छी तरह से बीतेगा अगर आप ये याद रखेंगे। दूसरा इंडिया स्पेसिफिक रीज़न है, देखिए अर्निंग सीजन चल रहा है अभी ना, कंपनीज़ का रिजल्ट्स आ रहा है। बैंक्स का तो कुछ आया था, ठीक ठाक रिजल्ट आया है, इसीलिए बैंकिंग सेक्टर का तो परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, स्टॉक भी अगर आप देखें तो। लेकिन हाँ इस बार ओवरऑल अगर आप रिजल्ट्स देखें तो मोस्टली एवरेज एक्सपेक्ट किया जा रहा है, नथिंग ग्रेट। और उसी तरह से ये भी नहीं माना जा रहा कि कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव होगा, मोस्टली एवरेज पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई निगेटिव सरप्राइज मिला अर्निंग फ्रंट पे तो उसके कारण भी स्टॉक मार्केट पे प्रेशर आ सकता है ना। प्रॉफिट ग्रोथ इस तरह का होगा, सेल्स ग्रोथ इस तरह का होगा, अगर उस तरह का नहीं आया तो वहाँ पे आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में प्रेशर बन सकता है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से हर एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव है ना, प्लस माइनस है। उसी तरह से जिस तरह का मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाता है, ऊपर जाएगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों तरीके का है, ठीक है। अब थर्ड रीज़न जो कि बिल्कुल दिख रहा है कि आने वाला है वो है यूएस से, ठीक है। यूएस में देखिए कल स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्यों गिरा, उसी तरह से उसका बॉन्ड यील्ड ऊपर क्यों चला गया, ठीक है। वो इसलिए गया क्योंकि ट्रंप जो है वो, मैंने पहले भी डिस्कस किया था ना, वहाँ के जो फेड के चेयरमैन हैं जेरोम पावेल, उनको वो हटाना चाहते हैं। क्यों हटाना चाहते हैं?
क्योंकि ट्रम्प का बोलना है कि देखो अब इन्फ्लेशन या 2% के आसपास आ गया है, ठीक है, तो अब तुम रेट कट करो। रेट कट के बारे में मैंने कई बार डिस्कस किया। रेट कट अगर होगा तो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन रेट कट का असर होने में कई महीने लग जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, ग्रोथ में स्लो डाउन हो सकता है, और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा फ्रंट लोड कर दें इंटरेस्ट रेट कट का, क्योंकि असर आने में तो टाइम लगेगा ना, लेकिन हाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तब, ठीक है। तो आप चाहते हैं ट्रम्प की ज़्यादा से ज़्यादा रेट कट हो यूएस में, लेकिन जो चेयरमैन है वहाँ के जेरोम पावेल, वो रेट कट का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं उसके कारण आने वाले समय में कहीं यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ ना जाए, इस डर से वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टसल चल रहा है। अब यहाँ पे ट्रम्प ट्राई कर रहा है, मतलब ट्राई किया जा रहा है कि कैसे जेरोम पावेल को हटाया जाए, ठीक है। अभी इस पर क्लैरिटी नहीं आया है, सो लेट्स सी आने वाले समय में। तो यही जब ट्रम्प ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया ना कि भाई ये रेट कट नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, इस तरह का निगेटिव जब उन्होंने बोला, तो उसी के कारण स्टॉक मार्केट ने इतना ज़्यादा निगेटिवली रिएक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए, अभी सिर्फ स्टेटमेंट पे अगर सही में ट्रम्प कुछ ऐसा करते हैं कि जेरोम पावेल को हटाने की कोशिश करते हैं या फिर डिमोट करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो तो राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट है, ट्राई करेंगे। तो वहाँ पे अगर इस तरह का कुछ होता है तो स्टॉक मार्केट जो यूएस का है और भी बुरी तरह से गिरेगा। उसका जो बॉन्ड यील्ड है बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। 6 जो अभी हम देख रहे हैं ना 4.4% के आसपास, वो 4.56 चला जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा तो बिल्कुल आप मान के चले कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में एज अ नी जर्क रिएक्शन इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिरेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ जब उतना ज़्यादा उथल पुथल होगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ वो नी जर्क रिएक्शन होगा, ठीक है। उससे ऐसा नहीं कि हमारे स्टॉक मार्केट पे कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ जाएगा, 1-2 दिन का नी जर्क रिएक्शन। लेकिन हाँ ये रीजंस हैं जिसके कारण आने वाले समय में आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे सेंट्रल बैंक से रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को देता हूँ, इसे याद रखिएगा। देखिए किसी भी सेंट्रल बैंक का वर्ल्ड वाइड ना, सारे कंट्रीज़ में सेंट्रल बैंक होते हैं, उनका जो नंबर 1 प्रायोरिटी होता है वो होता है कंट्री में जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में रखना। इन्फ्लेशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो वर्ल्ड में बहुत मतलब उस स्पेसिफिक कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। क्या क्या प्रॉब्लम आता है किसी और वीडियो में कवर करूँगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखें कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना नंबर 1 प्रायोरिटी है, ठीक है। उसके बाद और क्या काम है, उसके बाद ग्रोथ। अगर वो देख रहे हैं कि ग्रोथ में प्रॉब्लम आ गया, लाइक जीडीपी ग्रोथ में प्रॉब्लम आ गया, तो वहाँ पे वो इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू करते हैं ताकि लिक्विडिटी इस सिस्टम में बनाया जाए और उसके कारण फिर ग्रोथ वापस आता है। लेकिन रेट कट वो तभी कर सकते हैं जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ऊपर है वहाँ पे आप रेट कट करने लगेंगे तो वहाँ पे जो इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी ऊपर है वो और भी तेज़ी से ऊपर जाएगा, क्योंकि आप लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। यही यूएस में हो रहा है। उसके साथ साथ करेंसी को भी कुछ हद तक कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें डिविएशन ना हो। उसके बाद सेंट्रल बैंकर टू द गवर्नमेंट होता है ना, गवर्नमेंट को जो, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादातर गवर्नमेंट जो है वर्ल्ड वाइड उनको पैसे की ज़रूरत होती है सरकार चलाने के लिए, मतलब जो देश चलाने के लिए, क्योंकि जो ऑलरेडी रेवेन्यू आ रहा है टैक्स के थ्रू ना वो कम होता है, तो इसीलिए मार्केट से बोरिंग करते हैं, पैसा उठाते हैं। नाउ जान लेते हैं जेंसोल इंजीनियरिंग के बारे में। बहुत सारे क्वेरीज आप लोग के आए थे ना, तो सबसे पहले फंडामेंटल्स थोड़ा देख लेते हैं, फिर आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि देखिए जेंसोल इंजीनियरिंग में बहुत सारे बड़े बड़े नाम वाले लोगों ने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। और वहाँ पे जब ये बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं तो या तो उनका खुद का नॉलेज बहुत अच्छा होता है मार्केट का, या फिर वो बड़े बड़े जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं उसकी मदद से इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फंडामेंटली मोस्टली ठीक होना चाहिए, तभी बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, और आप में से कुछ लोगों ने भी किया होगा। तो देखिए फंडामेंटली सबसे पहले देखिए स्टॉक प्राइसेस का देख लेते हैं ना, मतलब इसका टॉप अगर आप देखेंगे, हाई देखेंगे ना, 1126 तक गया था, बुरी तरह से गिरा है, ठीक है। और इसीलिए पी रेशियो पे देखेंगे तो अब 5 से भी नीचे आ गया है। लेकिन हाँ मतलब आरओई देखेंगे ना तो 19-20% के आसपास का आरओई, तो आरओई वाइज तो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद ईपीएस ग्रोथ भी बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब लास्ट 3 इयर्स का अगर आप देखेंगे 144%, तो यहाँ तो फंडामेंटली अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पी रेशियो पहले का देखेंगे ना, अभी तो गिर के हो गया ना, मतलब 70 के आसपास हुआ करता था इसका पी रेशियो, या फिर उससे भी ज़्यादा, ठीक है। ये 3 ईयर का पी रेशियो मैं बता रहा हूँ 73। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम एरियाज देखेंगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये सब मैं हमेशा बोलता हूँ ना, डेट टू इक्विटी जरूर चेक करें, 2.33 बहुत ज़्यादा है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो
1.58, तो ये बहुत 58, ये दोनों ही बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ठीक है। किसी भी कंपनी में अगर इस तरह का डेट आपको दिख रहा है, और डेट से भी कहीं ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में बोलता हूँ ना कि भाई 3 से ज़्यादा जरूर देखें, जितना ज़्यादा उतना अच्छा, लेकिन कम से कम 3 से ज़्यादा तो जरूर है। यहाँ तो मतलब 2 भी नहीं है, 1.58 है, ठीक है। तो एक तो डेट बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट कवरेज भी बहुत पुअर है, और उसके बाद इनका प्लेस्ड परसेंटेज देखें ना, मतलब प्रोमोटर ने कितना प्लेज किया हुआ है शेयर्स, वो है 82% के आसपास, 81.7%, ठीक है। देखिए मैं इसीलिए बोलता हूँ ना, बड़े लोगों ने इन्वेस्ट किया, इसने किया, ये सब चक्करों में ना पड़े, आपका हार्ड एंड मनी है, ठीक है ना। तो अगर जैसे मुझे इन्वेस्ट करना होता तो मैं ये सब देखता, जब ये सब मैं देखता ना कि भाई ये सब रेड फ्लैग है, तो मैं जनरली अवॉइड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को, लेकिन हाँ फंडामेंटली बहुत सारा चीज़ इसमें पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आउटराइट ये खराब है, इसीलिए बहुत लोगों ने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट भी किया है। उसी तरह से इसका प्रॉफिट एंड लॉस भी देखेंगे ना, ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 23-24% का रिसेंट टाइम्स में आया है। ईपीएस ग्रोथ तो ऑलरेडी बताया ही मैंने ना, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई बहुत अच्छा, ठीक है। तो फंडामेंटली बहुत सारा चीज़, बैलेंस शीट भी वैसा आपको कोई खास बुरा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कैश फ्लोज भी ठीक ठाक है, मतलब नियर फ्यूचर में तो थोड़ा बहुत ऑपरेशन से कैश फ्लो आ ही रहा है, ठीक है। और जो रेशियोज़ है ना, डेटा रेशियो, इन्वेंट्री डेज पेबल, कैश कन्वर्जन, यहाँ भी आपको कोई खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। वही प्रॉब्लम आपको डेट पे देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट कवरेज, और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पब्लिक का बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 58%, हाँ बहुत ज़्यादा। प्रोमोटर का स्टेक देखिए दिसंबर 24 में 62.66% था, जो कि मार्च में घटकर 35.88% हो गया, मार्च 2025। तो और देखिए यहाँ पे ध्यान क्या देना है ना, कई बार आप लोग होता है बड़े लोगों ने इन्वेस्ट किया मैं भी कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए अगर कोई वेरी हाई ग्रोथ कंपनी है, आपको लगता है इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान ये रखें कि पोर्टफोलियो को कोर पोर्टफोलियो और सेटेलाइट पोर्टफोलियो में ज़रूर डिवाइड करें, ठीक है ना। तो कोर पोर्टफोलियो में आप इस तरह के स्टॉक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, कोर पोर्टफोलियो में उस तरह के स्टॉक्स को इंक्लूड करेंगे जहाँ की आप देखेंगे कि भाई पुराना कंपनी है, सालों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और जो पैरामीटर्स मैंने अभी डिस्कस किए या फिर और भी मैंने आपको पहले बताया हुआ, उन सब में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो। अगर अच्छा ना हो तो कम से कम एवरेज ज़रूर हो, पुअर या वेरी पुअर ना हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप कोर पोर्टफोलियो में सिर्फ और ज़्यादा एक्सपोजर उसी तरह के स्टॉक्स मिलेंगे, और उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सपोजर होता है ना कि नहीं भाई थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है, क्योंकि ग्रोथ तो यहाँ पे आ रहा था इस कंपनी में। तो वहाँ पे आप सेटेलाइट पोर्टफोलियो में इस तरह के स्टॉक्स में थोड़ा बहुत एक्सपोजर ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको देखें, बड़ा एक्सपोजर यहाँ ना ले तो अच्छा है, ठीक है। मैं तो मेरा एक्सपोजर यहाँ पे नहीं है, ना रहेगा इस तरह की कंपनीज में, लेकिन हाँ अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन ध्यान से ले, एक्सपोजर कम रखें, सेटेलाइट पोर्टफोलियो में डालें, दिमाग में ये प्रिपेयर्ड रहे कि भाई इस तरह के कंपनीज में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। और साथ ही डाइवर्सिफिकेशन, जो भी पोर्टफोलियो है आपका, उसमें सिर्फ 1, 2, 3, 4 स्टॉक ना रखें, खासकर तब जब आपको मार्केट का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। ट्राई करेंगे बहुत सारे स्टॉक्स में ना, बेसिस मतलब आपका कॉर्पस क्या उस पर डिपेंड करेगा, मतलब 10, 20, 30 स्टॉक्स में, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स भी अच्छा नहीं है, ठीक है। 20, 25 स्टॉक्स बहुत होते हैं, लेकिन हाँ ये भी नहीं कि 1, 2 स्टॉक्स में ही पूरा पैसा डाल दिया, किसी ने डाला होगा तो उसका पूरा तो खत्म हो गया पैसा ना। डाइवर्सिफाई करके रखें। यहाँ पर देखिए इन लोगों ने किया क्या ना, इन लोगों ने जो कंपनी का पैसा था उसको पर्सनल यूज़ में कर लिया तो इन्होंने लोन लिया हुआ था, ठीक है, 975 करोड़ के आसपास का बिजनेस लोन है, ठीक है। उसमें से 262 करोड़ का बोला जा रहा है कि इन्होंने हेरा फेरी कर दिया, मतलब कि पर्सनल यूज़ कर लिया उस चीज़ों का। तो यही प्रॉब्लम आ रहा है। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो देखिए जग्गी ब्रदर्स दोनों भाइयों की ये कंपनी थी ना, उन्होंने स्टार्ट किया था, तो 42.94 करोड़ का तो फ्लैट खरीद लिया कंपनी का पैसा। देखिए यहाँ पे कुछ लोग ला रहे उसका कंपनी है, कुछ खरीद लिया तो क्या भाई, यहाँ पे उसका कंपनी नहीं है, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे कहाँ पे है, वो अकेला मालिक नहीं है। अगर आपने इस कंपनी का एक स्टॉक भी खरीदा होगा तो आप भी इसके मालिक हैं। अगर कोई पैसा निकलता है तो आपको भी मिलना चाहिए, ठीक है ना, और डिविडेंड रूप में दिया जाता है, ऐसे ही आप नहीं निकाल लोगे, ठीक है। आपने लोन लिया बड़ा सा, ठीक है, लोन लेकर आपने जिस पर्पस से लोन लिया, उनको ना ईवी सप्लायर को उन्होंने पैसा दिया, मतलब ईवी जो ब्लू स्मार्ट है उसको खरीदने के लिए, कार्स खरीदने के लिए, ईवी कार्स। तो वहाँ पे जो पूरा पैसा इन्होंने दिया, उसमें से जो जिसको पैसा दिया उन्होंने
कुछ पैसा कंपनी को लौटा दिया और कुछ पैसा दूसरे कंपनीज़ को दिया जो कि रिलेटेड थे प्रोमोटर्स के। अब प्रोमोटर्स ने वहाँ से पैसा निकाल कर पर्सनल यूज़ में लाया। उसके बाद घर खरीदने के अलावा और भी बहुत जगह उन्होंने खर्च किया। मतलब 6.2 करोड़ उन्होंने अपनी माँ को दे दिया, 2.99 करोड़ अपनी वाइफ को दे दिया, ठीक है। उसके बाद फॉरेन करेंसी खरीद लिया 1.86 करोड़ का। उसके बाद डीएलएफ में 11.75 लाख रुपया डीएलएफ होम्स पर्सनल में इन्वेस्ट कर दिया। 3 लाख रुपीस का इन्होंने मेक माई ट्रिप में कुछ हॉलीडे बुक कर लिया। तो ये सब पर्सनल यूज़ है, ठीक है ना। इन चीज़ों को पकड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तो यहाँ पे इन्वेस्ट करके फंस गए। तो आप ये दिमाग लगाना कि मैं ये सब चीज़ पकड़ लूँगा, ठीक है, ये संभव नहीं है, ठीक है। मेंटली आप ये प्रिपेयर्ड रहे। और इस तरह का जो गड़बड़ है वो किसी भी कंपनी में हो सकता है, खासकर छोटी कंपनीज़ में ऐसा होने का चांसेस और भी ज़्यादा होता है। इसीलिए आपको सिर्फ क्या करना है, इन्वेस्ट नहीं करें। कुछ मैंने रेड फ्लैग्स दिखाए जिसके कारण आप इस तरह की कंपनीज़ को अवॉइड कर सकते थे, लेकिन अगर करना भी है एक्सपोजर कम करें, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें कि अगर आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक इस तरह का निकल भी गया तो आपका पूरा पोर्टफोलियो इसके कारण बुरी तरह से हिट ना हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल में आए हैं या फिर बार बार आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।